होप यू आर ऑल फिट एंड फाइन। वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में चलिए आगे बढ़ते हैं। वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल की बात कर रहे थे, जिसमें हमने 5 तरीके के वेरिएशन बताए हुए हैं। पहला मैंने कंप्लीट करा दिया है, जिसमें आपका ड्राई सैचुरेटेड वेपर बन रहा था कंप्रेशन के बाद। अब हम इसमें आगे चलते हैं, जिसमें हम देखेंगे साइकिल विथ वेट वेपर आफ्टर कंप्रेशन, यानी कि कंप्रेशन करने के बाद आपका जो रेफ्रिजरेंट है वो वेट हो, यानी कि वो लिक्विड प्लस वेपर दोनों का मिक्सचर हो जब हम कंप्रेस कर लेंगे तब। तो चलिए इस साइकिल को देखते हैं और डिटेल में। ये साइकिल कुछ इस तरीके से रहेगी। ये आपका टीएस डायग्राम है। तो टीएस डायग्राम में आगे बढ़ते हैं। ये देख रहे हैं सेम जैसा पिछला साइकिल था वैसे ही है, बस इसमें क्या है कि आपका कंप्रेशन स्टार्ट हो रहा है यहाँ से 1, कंप्रेशन आइसेंट्रोपिक हम कर रहे हैं 1 से 2, तो 1 से 2 इस तरीके से कंप्रेशन हुआ है। और इसमें कंप्रेशन के एंड में जैसे कंडीशन है कि पॉसिबिलिटी हो सकती थी कि यहाँ पे 100% वेपर बने, एक कंडीशन ये भी है कि इसके अंदर रहे। तो ये वही कंडीशन है जिसमें आपका वेट वेपर रहेगा, यानी कि यहाँ पे आपका कुछ मात्रा में लिक्विड है और कुछ मात्रा में वेपर है, यानी कि कंप्रेस करने के बाद कुछ हिस्सा लिक्विड में और कुछ हिस्सा वेपर में मौजूद है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं और जानते भी हैं कि वेपर लिक्विड मिक्सचर जो होता है रेफ्रिजरेंट का, इसे हम जब कंप्रेस किस तरीके से करते हैं, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के जरिए। और वही फिर से प्रेशर P1 से बॉटम लेवल से बढ़कर P2 पे जाएगा और टेम्परेचर इस दौरान आपका बढ़ जाता है, ठीक है, राइज होगा, बढ़ेगा फ्रॉम T1 से T2, ठीक है। इसके बाद आएगा कंडेंसेशन। सेम कंडेंसेशन करेंगे, इसमें मिक्सचर है, मिक्सचर को कूल डाउन करेंगे, हीट को रिमूव करेंगे यहाँ से। तो हीट को रिमूव करेंगे तो ये आपका लिक्विड में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे आके वो पूरा पूरा लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। यही काम था कंडेंसेशन का। कांस्टेंट प्रेशर पे हमने इसे लिक्विड में कन्वर्ट किया। ये कांस्टेंट प्रेशर पे ही है, क्योंकि ये आपका लिक्विड वेपर रीजन में है, यानी कि आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन रीजन है आपका ये। तो ऐसे में क्या है, यहाँ पे आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। जब भी फेज चेंज होता है तो आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो वही चीज़ है, यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है। नेक्स्ट साइकिल है आपका 3 से 4। 3 से 4 आपका है थ्रॉटलिंग प्रोसेस, एक्सपेंशन, ठीक है। एक्सपेंशन हम करा रहे हैं। एक्सपेंशन में आपका क्या होगा, प्रेशर रिलीज होगा। प्रेशर हाई प्रेशर पे है यहाँ पे P1 P2 P2 जो कि कांस्टेंट प्रेशर पे है, यानी कि यही P3 भी है। यानी यहाँ P3 से हम प्रेशर रिलीज होगा, थ्रॉटलिंग हम कर रहे हैं थ्रॉटल वाल्व के जरिए। थ्रॉटल वाल्व के जरिए जब भी हम एक्सपेंशन करते हैं तो वो आइसेंथैल्पिक होता है, ठीक है। यानी कि इसमें एंथैल्पी कांस्टेंट रहेगी, आपकी एंथैल्पी जो होगी वो कांस्टेंट होगी। प्रेशर रिलीज होगा, यानी कि प्रेशर जो होगा P3 से P4 यानी कि कम होगा। प्रेशर कम हो रहा है, इसी के साथ साथ आपका टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा। T1 से T4 आ जाएगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा, ठीक है। साथ ही साथ कुछ लिक्विड जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा एक्सपेंशन के दौरान, ठीक है। जब भी एक्सपेंशन होगा तो एक्सपेंशन में जब एक्सपेंड कराते हैं तो ऐसे में कुछ लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाता है।
सारे के सारे नहीं, लेकिन कुछ अमाउंट में लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इसके बाद आपका प्रोसेस आएगा 4 to 1 जो होगा इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में आपका क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा, जो भी आपका चैम्बर है, कूलिंग चैम्बर में आपका जो भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वहां से हीट को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो ये आपका वेपर में कन्वर्ट होता चला जाएगा। और ये प्रोसेस आपका आइसोबारिक प्रोसेस है। सेम आपको ये टेम्परेचर कांस्टेंट दिख रहा है क्योंकि ये फेज चेंज के दौरान है, यहाँ पे फेज चेंज हो रहा है, तो इस रीजन में आपका टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। और चूंकि पूरा प्रोसेस हम आइसोबारिक लेकर चल रहे हैं, यानी कांस्टेंट प्रेशर पे लेके चल रहे हैं, तो इस तरीके से आपका यहाँ से हीट रिमूव होगा, तो ये आपका चिल हो जाएगा, ये आपका ठंडा हो जाएगा। हम पे इसका कर्व देखते हैं किस तरीके से है। पीएच डायग्राम में भी सेम इसी तरीके से ये आपका 1 से 2 आपका है कंप्रेशन आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। तो इस तरीके से आपका आइसेंट्रोपिक प्रोसेस चलता है पूरा कर्व के फॉर्म में। तो वही इसका ये एक पार्ट है, कंप्रेस किए हैं, यहाँ से यहाँ तक कंप्रेस कर रहे हैं, यानी कि उसमें एनर्जी दे रहे हैं, तो उसकी एंथैल्पी बढ़ेगी। ठीक है, तो एनर्जी दिए तो एंथैल्पी बढ़ी, H1 से H2 तक एंथैल्पी बढ़ गई है। ठीक है, एंथैल्पी बढ़ गई, प्रेशर बढ़ गया, टेम्परेचर राइज हो गया। अब उसके बाद पूरी वही कंडेंसेशन हुआ, कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है, तो इसमें लाइन इस तरीके से स्ट्रेट रहेगी। ठीक है, प्रेशर है तो यानी कांस्टेंट प्रेशर लाइन इस तरीके से है। क्योंकि हम कंडेंसेशन कर रहे हैं यानी कि ठंडा कर रहे हैं, तो यानी कि ये इसका टेम्परेचर, क्योंकि फेज रीजन में है तो टेम्परेचर डाउन नहीं होगा, कांस्टेंट ही रहेगा और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद फिर हम करेंगे एक्सपेंशन। तो ये इस तरीके से एक्सपेंशन हो जाएगा। एक्सपेंशन थ्रॉटलिंग वाल्व से ही करते हैं जैसा बताया है। तो यहाँ आप देख रहे हैं थ्रॉटलिंग वाल्व से आइसेंथैल्पिक प्रोसेस है। आइसेंथैल्पिक में आपका एंथैल्पी कांस्टेंट होती है, यानी कि H1 H3 इक्वल टू H4। ठीक है, एंथैल्पी कांस्टेंट आपको दिख रही है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आपका हो जाएगा इवेपोरेशन। कांस्टेंट प्रेशर पे इवेपोरेशन हो रहा है, तो ये आपको कांस्टेंट प्रेशर लाइन इस तरीके से बनाते हुए ले जाएंगे, क्योंकि हीट एब्जॉर्ब कर रही है तो इसीलिए इसमें एनर्जी आ रही है। तो यानी कि इसमें क्या हो रहा है, ये साइकिल आगे की तरफ ये प्रोसेस बढ़ेगा। तो इस तरीके से आपका ये पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके से चलेगा कंप्रेशन, कंडेंसेशन, एक्सपेंशन एंड इवेपोरेशन। ठीक है, यानी कि संपीड़न, संवहन, विस्तार होगा और फिर वाष्पीकरण होगा। ठीक है, ये 4 प्रोसेस हो जाएंगे, इनको कंबाइन कर देंगे। ये आपका पीएच डायग्राम पे हो गया। चलिए इसकी भी एनालिसिस कर लेते हैं। ये सेम प्रीवियस साइकिल जैसा ही है। कंप्रेशन वर्क ये है यहाँ से यहाँ। ठीक है, 2 प्रेशर पे काम कर रहा है, यानी कि ये प्रेशर इसमें भी आपका P1 P4 इक्वल होगा और P2 P3 इक्वल होगा। ठीक है, 2 लेवल हैं प्रेशर के, एक बॉटम लेवल है और एक हायर लेवल है, जहां हम कंप्रेशन करने के बाद कंप्रेसर के थ्रू पहुंचा देते हैं रेफ्रिजरेंट को, और आउटकम इसमें भी वही मिल रहा है, थ्रॉटलिंग वाल्व के जरिए कर रहे हैं। तो ये आपका आइसेंथैल्पिक प्रोसेस है। तो आइसेंथैल्पिक प्रोसेस में आपका एंथैल्पी होगी कांस्टेंट। ठीक है, एंथैल्पी आपकी कांस्टेंट हो गई। तो वर्क डन बाय द साइकिल, इस साइकिल में वर्क डन आपका कंप्रेसर के थ्रू हो रहा है। ठीक है, ये है कंप्रेसर के थ्रू आपका आइसेंट्रोपिक वर्क है। ठीक है, तो ये आपका
कंप्रेसर वर्क हो जाएगा। कंप्रेसर वर्क सेम वैसे ही होगा, ठीक है। कितने मास पे हम इस लेवल की इंथैल्पी का हम इस्तेमाल किए हैं, यानी कि हम हायर लेवल पे यहाँ तक लेके गए हैं, यहाँ से, यानी कि यहाँ से यहाँ इनका डिफरेंस निकाल दें तो आपको कितना वर्क इसमें हुआ है वो निकल जाएगा, ठीक है। तो H2 माइनस H1 कर देंगे तो ये आपका कंप्रेसर वर्क हो जाएगा। और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट की बात करते हैं तो इस पॉइंट पे एनर्जी लेवल माइनस इस पॉइंट पे एनर्जी लेवल, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा कि इसमें यहाँ पे कितनी एनर्जी लग रही है, ठीक है। तो कूलिंग इफेक्ट ये है आपका। तो इसमें आपका m मास जितना रेफ्रिजरेंट का मास है और वो टोटल H1 माइनस H4 ये कर देंगे, ये आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हो जाएगा जो इवेपोरेशन के दौरान होता है। COP हम जानते हैं रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिवाइडेड बाई वर्क डन बाई द साइकिल। साइकिल में वर्क डन कंप्रेसर के द्वारा हो रहा है। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आपको क्या मिल रहा है, H1 माइनस H4, ठीक है। H1 माइनस H4 और वर्क डन बाई साइकिल H2 माइनस H1, इनको डिवाइड करेंगे, ठीक है। m आपका कट जाएगा तो आपका ये आ जाएगा H1 माइनस H4 डिवाइडेड बाई H2 माइनस H1। तो ये आपका पूरा का पूरा एनालिसिस है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट साइकिल हम देखते हैं।